नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। जो नए लोग जुड़े हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि ये प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हो रही है, यानी कि जो हमारा नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस होगी, यानी कि क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन सब टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन एक देखने वाली ये बात है कि क्या होता है कि कुछ टॉपिक हमको प्रत्यक्ष रूप से वहाँ दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। जैसे कि आपके जो पाश्चात्य राजनैतिक चिंतक हैं उसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मैकियावली, जो कि एमपी वर्ग 1 चयन परीक्षा है, इसमें सिर्फ हमको 5 जो है पाश्चात्य चिंतक दिए हैं। लेकिन ये 5 पाश्चात्य चिंतक पढ़ के काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जहाँ इन्होंने उदारवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद ये सब जो है पूछ रहे हैं, तो उदारवाद में आपके लॉक आ जाएंगे और कौन आ जाएंगे, ग्रीन आ जाएंगे। और समाज, अगर लोक कल्याणकारी राज की बात इन्होंने की है तो उसमें लास्की आ जाएंगे। और इसी तरह से जो है हम कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारक से कनेक्ट होते रहेंगे। तो अगर इन 5 के अलावा प्रैक्टिस में या वीडियोस में कुछ हम अलग दे रहे हैं तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। वो कहीं ना कहीं से घुमा के वो क्वेश्चंस आएंगे आपके सिलेबस में। तो और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो है एनसीईआरटी से रिलेट करते हुए, और आपको मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का है, इस तरह आपका होना चाहिए। यानी कि टॉपिक जो एनसीईआरटी में होंगे वो होंगे, लेकिन उनका नॉलेज जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान में रख करके हम सारी चीज़ें अपनी आपको सिलेबस में प्रोवाइड करेंगे और कर रहे हैं। तो हम इसमें भी देखेंगे कि जो आपका टॉपिक है उससे रिलेट करते हुए एक्सप्लेनेशन इसमें हम करेंगे, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इंक्लूडेड हैं। जैसे कि उदारवाद में और समाजवाद में, जैसे कि लोक कल्याणकारी राज्य में, ये सब लास्की वगैरह और लॉक वगैरह आएंगे, कहीं ना कहीं से घूम करके आएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, डेली प्रैक्टिस में आइए और जो वीडियोस में अपलोड करती हूँ उनको देखिए। और ठीक है, और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर एनसीईआरटी के पूरे हमने प्लेलिस्ट बना रखी है कोर्स वीडियोज़ की, और जो होल प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस कराती हूँ उसकी भी। तो वो सब चेक कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। यहाँ पर जो जितने भी वीडियोज़ हैं उनका फ़ायदा उठाइए, प्लस जो मैं अभी दे रही हूँ उनका भी फ़ायदा उठाइए। आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए देखते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जो क्लासेस होंगी तो उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में देती रहूँगी, तो वहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है सारे नोट्स मिलते रहेंगे। आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। किस रूप में समाजवादी यह मानते हैं कि अभिजन वर्ग तथा सभी बलों के राजनीतिक, लोक सेवक, वैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्री समाजवाद में शिक्षा द्वारा परिणत हो सकते हैं? तो श्रमिक संघवादी, सामाजिक प्रजातंत्रवादी, या क्रांतिकारी समाजवादी, या फेबियन समाजवादी। यहाँ आपका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक प्रजातंत्रवादी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो है ये सब टॉपिक आपके उसमें हैं। तो सामाजिक प्रजातंत्रवादी का मानना है कि समाजवादी आंदोलन को केवल युद्ध से उत्साह की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सिर्फ युद्ध का माहौल नहीं चाहिए जो समाजवादी प्रजातंत्र है, बल्कि जो है एक समन्वित रचनात्मक चिंतन की भी आवश्यकता होती है। और ये जो सामाजिक प्रजातंत्रवादी हैं ये भी मानते हैं कि समाजवाद भी क्या करता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की आवश्यकता को स्वीकार करता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था के नियंत्रण, बुनियादी उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व, यानी कि निजी स्वामित्व ना हो, सार्वजनिक स्वामित्व हो, और करों एवं सामाजिक सेवाओं के द्वारा संपत्ति के पुनर्वितरण और समाज शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से सक्रिय हस्तक्षेप में विश्वास रखता है। कौन? समाजवादी प्रजातंत्र। यानी कि ये भी जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में विश्वास करता है और जो है सक्रिय हस्तक्षेप में विश्वास करता है, जैसे कि बुनियादी उद्योगों पर जो है सार्वजनिक स्वामित्व, करों एवं सामाजिक सेवाओं के द्वारा संपत्ति के पुनर्वितरण और समाज शिक्षा व्यवस्था, ये सारी जो हैं पॉलिसी के थ्रू ये क्या करता है, सक्रिय हस्तक्षेप में विश्वास रखता है। अब हम जो देख लेते हैं श्रमिक संघवादी, क्योंकि समाजवाद आपका टॉपिक है तो इसको हम पूरी तरह चारों ऑप्शन देखेंगे और बड़े अच्छे से देखेंगे। तो इसके जो श्रमिक संघवादी हैं, जो श्रमिक संघवाद है, इसके
सबसे पहले जनक कौन है? जॉर्ज सोरेल हैं। श्रमिक संघवाद के जनक जो हैं जॉर्ज सोरेल हैं। और ये अगर श्रमिक संघवाद की बात करें, यानी कि श्रमिक संघवादी जो हैं ये क्रांति एवं हिंसा का समर्थन करते हैं। किसका? क्रांति और हिंसा का, यानी क्रांति के जरिए ये चेंजेस लाना चाहते हैं समाज में। क्रांति और हिंसा का ये क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। और पूंजीवाद, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका विरोध करते हैं, यानी कि पूंजीवाद का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और जो है ये श्रमिक संघवाद की अंग्रेजी क्या होती है? सिंडिकलिज्म। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? अगर हम श्रमिक संघवाद, वाद की बात कर रहे हैं, तो श्रमिक संघवाद जो है ये क्या है? ये इसको जो बोलते हैं सिंडिकलिज्म इसकी अंग्रेजी होती है, जो कि फ्रांसीसी शब्द सिंडिकेट से बना है। जो कि किससे बना है? सिंडिकेट से बना है। क्या है ये? फ्रांसीसी वर्ड, फ्रांसीसी शब्द सिंडिकेट से बना हुआ है। और इसके अगर देखें, सिंडिकेट एवं ब्रूस दो में अंतर किया गया है। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? सिंडिकेट का मतलब होता है, देख लेते हैं इधर ही हम। सिंडिकेट का मतलब होता है कि जो एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही व्यवसाय के, यानी कि एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही व्यवसाय के व्यक्ति, एक ही व्यवसाय के लोग। जबकि जो ब्रूस होता है, ब्रूस देख लेते हैं हम, तो ये ब्रूस क्या होता है? ब्रूस एक क्षेत्र में रहने वाले अनेक जो अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए संलग्न व्यक्ति। तो एक क्षेत्र और विभिन्न व्यवसाय, ये जो है मेन बातें हो गई किसकी? श्रमिक संघवाद की। तो और हम सामाजिक प्रजातंत्रवादी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। आगे देखते हैं, जो क्रांतिकारी समाजवादी की बात करते हैं तो इसको जो मार्क्सवादी होते हैं सीधा सीधा उनसे हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि क्रांतिकारी समाजवाद मार्क्सवाद के द्वारा दिया गया था। तो जो क्रांतिकारी समाजवादी हो गए, ये क्या हो गए? मार्क्सवादी हो जाते हैं। और इनका ये मानना है कि जो है राज्य है वो शोषण का उपकरण है, और जो है अमीर है उनकी जो हितों की रक्षा करने का एक साधन है। और जब तक ये राज्य रहेगा तब तक वर्ग संघर्ष चलता रहेगा। अमीर ऊंच जो है दो वर्गों में समाज बटा रहेगा। और इनके अनुसार क्या है? राज्य अमीरों की रचना है। राज्य के माध्यम से अमीर वर्ग जो है गरीब वर्ग का शोषण करता है। और ये कहते हैं कि जब तक राज्य रहेगा ये शोषण होता रहेगा, तो राज्य की समाप्ति के साथ ही वर्ग समाप्त हो जाएगा और संपूर्ण समाज में सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण हो जाएगा। ये जो है जो क्रांतिकारी समाजवादी, इनकी कुछ ये खास बातें हैं। अब हम फेबियनवाद जो है ये इसको भी देख लेते हैं। तो फेबियनवाद के अगर हम जनक देखें, फेबियन समाजवादी, तो ये जो फेबियन समाजवाद के जनक अगर हम बात करें, वादी तो हो जाएगा कि जो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर फेबियन समाजवाद जो कि विचारधारा है, इस विचारधारा के जनक कौन है? तो इसके जनक है सिडनी वेब जो है इसके जनक माने जाते हैं। और सिडनी ओलिवर, ग्राहम वालेस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, क्लीमेंट एटली, पैथिक लॉरेंस, एनी बेसेंट, जीडीएच कोल, और जो ये सब हैं क्या? इसके समर्थक हैं। और ये जो इसकी मुख्य बातें हो गई। और ये एक मध्यम वर्गीय विचारधारा है। क्या है? मध्यम वर्गीय जो है क्या है? विचारधारा है। तो ये सब जो है इसकी मेन बातें हो गई हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह दृष्टिकोण कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं किसने व्यक्त किया? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मॉन्टेस्क्यू ने या हर्मन फाइनर ने? तो किसने जो है ये दिया है? तो ये जो कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, तो ये दिया गया है अरस्तु के अनुसार। जो है अरस्तु ने ये बात कही है। अब इनकी हम कुछ बातें जो है अरस्तु की देख लेते हैं कि अरस्तु क्या कहते हैं कि जो
शासन है ये साइकिल के पहिए की तरह घूमता रहता है और ये नियमित रूप से बदलता रहता है। तो और इन्होंने शासन को किस तरह से दिखाया है कि राजतंत्र, कुलीनतंत्र, लोकतंत्र। जैसे कि राजतंत्र, राजतंत्र और कुलीनतंत्र, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र, 3 तरह के शासन को इन्होंने मेनली बताया है। यही 3 शासन जो है घूम घूम कर कभी राजतंत्र हो जाएगा, कभी कुलीन, कभी लोकतंत्र, इन्हीं का जो है चक्र चलता रहता है, यहीं अदल बदल के जो है आते रहते हैं। और इन्होंने जो है सभी शासन प्रणाली के 2 रूप बताए हैं। कौन कौन से? तो ये उत्कृष्ट और निकृष्ट, उत्कृष्ट उत्कृष्ट और निकृष्ट, निकृष्ट 2 रूप बताए हैं। तो 2 रूप बताए हैं और इन्होंने जो है इसका वर्गीकरण संस्था के आधार पर और गुण के आधार पर किया है। तो सभी सरकारों का वर्गीकरण कैसे किया है? 2 रूप, 2 उसमें किया है संस्था के आधार पे। संस्था के आधार पे क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन, शासन तो क्या हो जाएगा? ये राजतंत्र हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। 2 व्यक्तियों का शासन तो मतलब कुछ व्यक्तियों का शासन तो कुलीन तंत्र हो जाएगा। अगर कुछ व्यक्तियों का शासन है तो ये हो जाएगा कुलीन तंत्र। अगर बहुत व्यक्तियों का शासन है तो अगर बहुत व्यक्तियों का शासन है तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? लोकतंत्र, लोकतंत्र। तो ये जो है यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का शासन जो है क्या कहलाएगा? कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। और एक व्यक्ति का शासन यहाँ पर कर लेते हैं राजतंत्र। तो राजतंत्र अगर उत्कृष्ट है तो राजतंत्र रहेगा। अगर ये इसकी क्वालिटी गिरी हुई है यानी कि ये अच्छा शासन नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये राजतंत्र, राजतंत्र हो जाएगा आताताई तंत्र, आताताई तंत्र ये बन जाएगा। इसी तरह कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र रहेगा, अच्छा है तो कुलीन तंत्र होगा, नहीं तो ये अगर इसकी क्वालिटी गिर जाती है यानी कि शासन अच्छा नहीं कर रहा है तो ये बन जाएगा गुटतंत्र। अगर निकृष्ट क्वालिटी इसकी हो जाती है, गुण जो है इसके खराब हैं तो ये गुटतंत्र बन जाएगा, गुटतंत्र। और ऐसे ही जो है बहुत लोगों का शासन लोकतंत्र, अगर अच्छा शासन हो रहा तो लोकतंत्र कहलाएगा। और अगर यही शासन का बिगड़ा हुआ रूप है तो ये हो जाएगा भीड़ तंत्र, भीड़ तंत्र। तो ये सारी बातें जो हैं इन्होंने की हैं। और शासन जो है ये 3 मेन है, यही घूम घूम करके शासन में आते रहते हैं। और संस्था के आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्ति का, बहुत व्यक्ति का शासन है। गुण के आधार पर इन्होंने 2 भागों में बांटा है शासन को, उत्कृष्ट और निकृष्ट। ये अच्छा रूप है और ये इसका बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ रूप में आताताई तंत्र, गुटतंत्र, भीड़ तंत्र हो जाएंगे। जबकि अच्छा रूप होगा वो एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, कुछ का कुलीन तंत्र और बहुत का लोकतंत्र कहलाएगा। आगे हम देख लेते हैं प्लेटो के भी विचार, क्योंकि आपके उसमें जो है प्लेटो भी आते हैं तो हम प्लेटो को भी देख लेंगे कि प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो के राज्य के बारे में क्या विचार है? प्लेटो कहते हैं राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये जो है विचार हैं किसके? प्लेटो महोदय के। और प्लेटो महोदय एक दार्शनिक राजा चाहते हैं राज्य के शासन के लिए। और ये कहते हैं जब हम छोटे छोटे कामों के लिए योग्य और कुशल व्यक्तियों की तलाश करते हैं तो एक बीमारू राज्य के लिए भी साधारण शासक कैसे काम चला सकते हैं। तो ये कहते हैं कि परम शासक इनका जो है परम ज्ञानी होना चाहिए। ये सब बातें ये कहते हैं। इनको जो है ख्याति किससे मिली है? इनकी पुस्तक रिपब्लिक से मिली है, रिपब्लिक। इससे इनको जो है मेन ख्याति इसी से मिलती है। बाकी की पुस्तकें भी इन्होंने लिखी जैसे कि लॉज और स्टेटमेंट, ये सब इनकी दूसरी पुस्तकें हैं। आगे हम मॉन्टेस्क्यू को भी देखेंगे। क्यों देखेंगे मॉन्टेस्क्यू को? क्योंकि आपके सिलेबस में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है दिया गया है, मतलब ये टॉपिक है। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ये एक मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहाँ के थे ये? फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू कौन थे? फ्रेंच दार्शनिक थे, है ना। और इन्हीं के द्वारा जो है शक्ति के शक्ति के पृथक्करण
शक्ति के जो है पृथक्करण का सिद्धांत दिया, इन्होंने दिया। इनका इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या था? वो चाहते थे कि जब ये तीनों जो है राज्य की शक्ति उसके तीनों भागों में यानी कि कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका में बट जाएगी, तो ये सिद्धांत क्या करेगा कि राज्य को सर्वाधिकारी होने से बचाएगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। तो अगर इनका एक उद्देश्य देखें कि ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत देने के पीछे इनका मकसद क्या था, तो एक ये क्वेश्चन आता है कि ये चाहते थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जो है इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। कभी ये ऑप्शन में देता है और कभी क्या देता है, दूसरा दे देता है कि ऑप्शन में दे देगा कि राज्य जो है राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचाता है। तो क्या सर्वाधिकारवादी होने से बचाता है। क्या बचाता है? ये सिद्धांत राज्य को जो है सर्वाधिकारी होने से बचाता है। किसे? राज्य को। चलो इसको आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। तो ये हो गया शक्ति का पृथक्करण आपके टॉपिक में है। तो ये हो गए सारे, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये एक्सप्लेनेशन में काफ़ी समय लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपके सारे टॉपिक जो हैं यहाँ पर क्लियर होते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आगे देखते हैं हम। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के नाम से दिया गया है। अभिकथन क्या है? न्यायिक विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना यूएस के सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी तुलना में यूएस का सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। किस में? जो न्यायिक विवेचन में। ठीक है। और आर क्या है? इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? कि यूएस सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। तो ये भी जो है सही है यहाँ पर, और आपके टॉपिक से रिलेटेड है। आपका टॉपिक में यूएस है, स्विट्ज़रलैंड है, ब्रिटेन है और इनका सबका भारत से तुलना भी है। तो हम इसको अब एक व्याख्या से थोड़ा सा देखते हैं। तो जब विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा किसी कानून के औचित्य तथा अनुचित्य का निर्धारण भी करता है। मतलब विधि तो क्या है, जो है कानून के द्वारा बनाया गया है वो तो देखता ही देखता है कानूनी है कि नहीं, संवैधानिक है कि नहीं, लेकिन किसी कानून के औचित्य तथा अनौचित्य का निर्धारण भी करता है। परंतु भारत का न्यायालय क्या करता है? ये सिर्फ जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के अनुसार कानून बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के तहत जाकर ये कानून की संवैधानिकता का निर्धारण कर सकता है। तो ये अंतर है। तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा जो है पावरफुल हो जाता है पुनरावलोकन के जो न्यायिक विवेचन के मामले में, क्योंकि वो जो क्या है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा भी औचित्य और अनौचित्य की भी वो जो है उस हिसाब से भी कानून को देख सकता है और कानून को सही या गलत बता सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा ताकतवर है किसमें? न्यायिक विवेचन के क्षेत्र में। ठीक है, न्यायिक विवेचन की शक्ति होगी इसके इस्तेमाल में भारत की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय का यूएस का सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा ताकतवर है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ, तो यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैं प्रैक्टिस में ला रही हूँ। ये सब आपके टॉपिक से बिल्कुल रिलेवेंट हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। GTH कोल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक श्रम की निरंतर स्थिति को रेखांकित करता है? तो GTH कोल किस में आ जाते हैं? समाजवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो हम बिल्कुल जो क्वेश्चन वगैरह ला रहे हैं सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। MP वर्ग 1 को टारगेट करते हुए सारे क्वेश्चंस ला रहे हैं और इसमें लगभग मतलब सारे ही जो चाहे हमारी प्रैक्टिस सेट हो या कोई और वीडियोज़ हो, सब जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आ रहा है। जो न्यू सिलेबस इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। तो मजदूरी प्रणाली श्रम के निचोड़ को सीमित करती है। स्थानों को हानि की दशा में भी पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा।
श्रमिक उत्पादन के संगठन पर सभी नियंत्रण को त्याग देता है, बीमारी की स्थिति में भी भुगतान। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से आपको बताना है सही। तो जो GDH कोल है ये श्रेणी समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं, अभी अभी हमने बात की थी। तो श्रेणी समाजवाद के ये प्रमुख प्रतिपादक या जनक कह लें, सीधी सीधी भाषा में जनक माने जाते हैं। कौन? GDH कोल, ये जनक माने जाते हैं। और इनका क्या है कि इन्होंने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की वकालत की है, और जिसमें कि थोड़ी सी मजदूरी के बदले, यानी कि थोड़े से जो मज़दूर होते हैं उनसे क्या करते हैं, मेहनत करवाते हैं, उसके बदले में थोड़े पैसे देते हैं, उसको मजदूरी बोलते हैं। तो थोड़ी सी मजदूरी के बदले उत्पादन का जो जितना ये बेचारे उत्पादन करते हैं उन पर संपूर्ण नियंत्रण जो है किसका हो जाता है? मालिक का हो जाता है। और जो है ये कुछ थोड़ी सी मजदूरी के लिए अपना पूरा उत्पादन मालिक को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार मजदूरी प्रणाली दासता का ही एक रूप है। ऐसा ये मानते हैं कि मजदूरी प्रणाली जो है ये दासता का रूप है। GDH कोल जो क्या मानते हैं, मजदूरी प्रणाली क्या है? दासता का रूप है, दासता का रूप है। थोड़ी सी मजदूरी के पीछे जो है पूरा जो है उत्पादन मालिकों को दे देते हैं, और मालिक जो है उसके क्या बन जाते हैं? आधिपत्य उस पर मालिक का हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि मजदूरी प्रणाली श्रम के निचोड़ को सीमित करती है, यानी कि जो श्रम इतना वो श्रम करते हैं उसके बाद भी उसको जो श्रम का उनकी मेहनत होती है, जो रिजल्ट होता है उसको सीमित करती है, क्योंकि उनको पूरा हक, पूरा अधिकार उनके श्रम का नहीं मिलता है। ये है। आगे देखते हैं। किसने कहा कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? मार्क्सवाद भी आपके टॉपिक में है। किसने कहा? कार्ल पॉपर ने कहा, एक्टन ने कहा, लास्की ने कहा, या फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा? किसने कहा कि जो है क्या मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? तो ये कहते हैं कार्ल पॉपर पाश्चात्य उदारवादी समाज के एक खुले समाज के रूप में ये देखते हैं। जो कार्ल पॉपर हैं ये पाश्चात्य उदारवादी समाज को एक खुले समाज के रूप में देखते हैं, और ये भी मानते हैं कि जो मार्क्सवाद है ये मुक्त समाज का दुश्मन है, क्योंकि इस समाज में स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया जाता है। और साथ में ये भी कहते हैं, आरोप लगाते हैं मार्क्सवाद पे कि ये एक घातक संकीर्ण विचारधारा है और ये काल्पनिक भी है। तो मतलब इतने सारे आरोप लगाया जाता है कार्ल पॉपर के थ्रू मार्क्सवाद पे। लॉर्ड एक्टन को देख लेते हैं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। इन्होंने नकारात्मक जो स्वतंत्रता और समानता का नकारात्मक दृष्टिकोण है, नकारात्मक स्वतंत्रता एवं समानता, यानी कि दोनों के संबंध में जो नकारात्मक दोष, कुछ मानते हैं कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं, और कुछ मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं बल्कि एक दूसरे के विरोधी हैं। तो जो ये लॉर्ड एक्टन हैं और डी टॉकविले हैं, तो ये सब क्या मानते हैं? ये सब कहते हैं कि नकारात्मक दृष्टिकोण के पक्ष के ये समर्थक हैं, कि यानी कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इसमें जो है इनका नाम आता है, लॉर्ड एक्टन हो गए, डी टॉकविले हो गए, ये सब स्वतंत्रता समानता के नकारात्मक पक्ष में आते हैं। तो ये जो है नकारात्मक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता और समानता के नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। कौन? ये जो हैं एक्टन जी। और ये कहते हैं, इनका कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। तो आपके उसमें स्वतंत्रता टॉपिक भी है, स्वतंत्रता समानता, तो ये सब आपके टॉपिक से बिल्कुल रिलेवेंट चल रहे हैं। जबकि लास्की क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य के क्या हैं? प्रवर्तक हैं, है ना, प्रणेता हैं, प्रवर्तक हैं, जनक हैं, कुछ भी कह लीजिए। और लोक कल्याणकारी राज्य आपके टॉपिक में है। फिर ये फुकुयामा, इनका पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस फुकुयामा इनका पूरा नाम है। और ये कहते हैं, इन्होंने एक लेख लिखा था कि क्या है? इतिहास का अंत करके इन्होंने एक लेख लिखा था।
और इसमें क्या कहा था कि जब ये रूस जो है सोवियत रूस का विघटन हो गया था तो इन्होंने ये कहा था कि अब सिर्फ उदारवादी विचारधारा ही प्रफुल्लित होगी, यही एक विचारधारा पूरी दुनिया में छाई रहेगी और बाकी जो ये और विचारधाराएं समाजवादी साम्यवादी ये सारी जो हैं समाप्त हो गई हैं, इनका कोई अब अस्तित्व नहीं है। तो इन्होंने इतिहास का अंत ले करके एक लेख लिखा था, उसमें ये बातें जो की थी कि अब जो है एक ही विचारधारा यहाँ पर यानी कि समाज में विश्व में प्रफुल्लित होगी, पल्लवित होगी, ऐसा करके इन्होंने कहा था। और ये भी आपका रिलेवेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और ये सब उदारवाद और साम्यवाद ये सब आएंगे, तो ये आपका बिल्कुल ही रिलेवेंट है। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि बिल्कुल आप टू द पॉइंट चल रहे हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आप वीडियो को स्किप कर के देखते हैं क्योंकि वो एनालिटिक्स में दिखा देता है, तो बात उसकी नहीं है कि वहाँ पे क्या दिखा रहा, बात इसकी है कि अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे तो कैसे चीज़ों को समझेंगे पूरी तरह से। तो स्पीड में डाल लीजिए लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। एक एक वर्ड जो निकलता है, कोई भी टीचर हो जब पढ़ाने बैठता है, जो एक एक वर्ड उसका होता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको एक एक वर्ड को ग्रैब करना है, ना कि बस स्किप कर करके देख लिया। यहाँ लिखा हुआ तो बहुत कम है, हमने बोला कितना, बहुत बोला। आप स्पीड में डाल लें, 2x पर कर लें, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत करें, ये आपके लिए नुकसानदायक है। आगे देखते हैं। सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विधानमंडल के कार्य में विधानमंडली का ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में प्रतिनिधियों का सक्रिय भाग लेना, अभिशासन में नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना, निर्वाचनों में मतदाताओं की उपस्थिति बढ़ाना। तो जो सहभागी लोकतंत्र है ये अभिशासन में नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की जो है बात करता है, कहता है जितना जो है नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे जो है शासन में और क्या करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि उनकी जागरूकता बढ़ेगी और वो नेताओं की जो मनमानी है या उनकी भ्रष्टाचारी है उस पर ये लगाम लगा सकेंगे। तो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जो नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय भाग लें अभिशासन में ज़्यादा उनका भाग होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अधिरचना का सिद्धांतकार माना जाता है? लेनिन को, ट्राटस्की को, फेनन को, ग्रामसी को। किसको माना जाता है? तो जो अधिरचना की अगर बात करें तो इससे जो है लेनिन महोदय संबंधित हैं। लेनिन ने कहा कि मार्क्स ने अपनी पुस्तक कैपिटल में उत्पादन के संबंधों के माध्यम से एक आर्थिक संरचना की बात की है। मार्क्सवाद ने यही बात की थी कि उत्पादन के साधन ही जो है संरचना का मुख्य जो है बेस है। उत्पादन के साधन से ही किसी समाज की संरचना होती है। और बाद में अधिरचना की बात को स्वीकारते हुए लेनिन ने उसे भौतिकवाद से जोड़ा है। तो ये जो अगर हम अधिरचना, बाद में क्या है, लेनिन ने अधिरचना की बात को स्वीकारते हुए लेनिन ने उसे भौतिकवाद से जोड़ा है। तो ये अधिरचना संबंधित है किससे जो है, लेनिन से। अगर हम ट्राटस्की की बात करें तो ट्राटस्की ने निरंतर क्रांति का नारा दिया था। निरंतर क्रांति का नारा दिया इन्होंने, निरंतर क्रांति का नारा दिया। और ग्रामसी के अनुसार जो है, जो ये बौद्धिक और नैतिक जो क्या होती है, जो कार्य होती है, बौद्धिक और नैतिक प्रतिक्रिया होती है, ये जो है बहुत अहम रोल रखती है। किसमें? एक वर्ग का दूसरे वर्ग के ऊपर शासन पर ये बहुत ज़्यादा रोल रखती है। जबकि ये मार्क्सवाद क्या मानते थे कि सब कुछ उत्पादन के साधन ही जो है डिसाइड करते हैं कि मतलब कौन किस पर जो है राज्य करेगा, कौन वर्ग किस पर जो है शासन करेगा। लेकिन ग्रामसी को मार्क्सवादी संशोधनवादी क्या बोलते हैं? मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक बोलते हैं इनको, है ना। इन्हें मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक बोलते हैं। इन्होंने मार्क्स के विचारों में संशोधन किया और यही बताया कि सब कुछ उत्पादन के साधन से नहीं है, बल्कि जो बौद्धिक एवं नैतिक प्रतिक्रिया होती है लोगों की,
तो यानी कि बुद्धि का और इन सब चीज़ों का, उनकी बुद्धि का, विचारों का भी जो है बहुत बड़ा रोल होता है। किसमें? जो कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करेगा, यानी कि शिक्षा, बुद्धि, विचार, ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है, ये ग्रामसी ने कहा था। चलिए देखते हैं लेनिन की पुस्तक क्या है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, वो ध्यान नहीं रहता तो इधर ही इंग्लिश में ही आ जाता है सब कुछ। चलिए इसको आप हिंदी में कर लेंगे। तो लेनिन की पुस्तक है स्टेट एंड रिवोल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। किसने सामाजिक संविदा, यहाँ संविदा होगा, संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? सर हेनरी मैन ने, लॉर्ड एक्टन ने, हाउस ने या मिल ने? किसने की है? तो जो है सर हेनरी मैन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सर हेनरी मैन ने जो सिद्धांत को, किसको? संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। अगर हम दूसरे जो और प्रमुख हैं इसकी आलोचना करने वाले, उसमें हो जाएंगे डेविड ह्यूम, थॉमस पेन, एडमंड बर्ग। कौन है? डेविड ह्यूम, थॉमस पेन और थॉमस पेन हो जाएंगे, डेविड ह्यूम हो जाएंगे और एडमंड बर्ग हो जाएंगे। तो ये सभी जो हैं इसके और दूसरे जो है आलोचक हो जाते हैं। और अगर हम सर हेनरी मैन की बात करें तो जो राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। जो राज्य की उत्पत्ति का ऊपर मैं नहीं लिख रही हूँ, आप उसको अंडरस्टूड है। तो राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत के क्या हैं? ये प्रतिपादक हैं। ठीक है, कौन है? सर हेनरी मैन, ये हैं इसके। लॉर्ड एक्टन की अभी हमने बात की थी कि ये जो समानता एवं स्वतंत्रता के संबंध में नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं, यानी कि ये स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानते हैं। किसको? स्वतंत्रता और एवं समानता को, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी से आप सारे कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे, को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। ठीक है। और अगर हम मिल की बात करें तो मिल को हम देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी का काफ़ी अच्छा रोल है आपके सिलेबस में, इसका जो है बहुत बड़ा रोल है और मैं इसी अकॉर्डिंग देने की कोशिश करती हूँ। तो एनसीईआरटी के हम 2 फैक्ट देखेंगे मिल के लिए, वैसे तो हम बहुत देखते हैं। ये क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं मिल, लेकिन एनसीईआरटी से हम देखेंगे, एनसीईआरटी में इन्होंने क्या है जो स्वतंत्रता की बात की है, और इन्होंने एक दिया है हानि का सिद्धांत दिया है। और हानि के सिद्धांत में एक मतलब मेजर हानि, छोटी, कम, मतलब कम हानि और ज़्यादा हानि, कम हानि और बड़ी हानि 2 तरह की बताया है। और बोला है कि जो छोटी काम है, जैसे कि किसी ने लाउड म्यूजिक चला लिया, कुछ कर लिया, तो इसमें ये छोटी हानि है, इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, राज्य को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ऐसी सोशल डिसअप्रूवल, जैसे कि उस बिल्डिंग में रहने वाले उनको अवॉइड करने लग जाएं, रिगार्ड ना करें, तो इससे काम चला लेना चाहिए। और जब बड़ी हानि हो तो वहाँ पर जैसे कोई किसी को, ठीक है, मतलब कुछ बड़ा हानि कर रहा है, मारपीट वगैरह जो भी है, तो उसमें जो है पुलिस और राज्य तब इन्वॉल्व होना चाहिए। पुलिस और राज्य को तब है जो इन्वॉल्व होना चाहिए बड़ी हानि में। छोटी हानि में व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है बाधक, इतना ज़्यादा व्यक्ति को पुलिस और राज्य के लिए हर समय पुलिस और राज्य जो इसमें इन्वॉल्व होकर के व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या है रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे ये इनका हानि का सिद्धांत है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए थोड़ी बहुत अगर किसी को वो मिल जाए, थोड़ी बहुत मतलब असुविधा सहनी पड़े समाज को, तो सह लेनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है प्रदान होनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए।
लेकिन यहाँ मैं मिलके, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि मिलके बातों से हम कैसे समर्थ कर लें। भाई एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बाकियों की परेशानी हो रही, अगर सभी इस तरह स्वतंत्रता मनाने लगे तो पता नहीं समाज में क्या हाल होगा। तो ठीक है, ये मिल का विचार था, वो देख लेते हैं। इसी में हम वाल्टेयर भी देखेंगे। वाल्टेयर, इनका विचार देखेंगे। ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये भी एनसीईआरटी से मैं दे रही हूँ आपको, एनसीईआरटी। अब मैं साथ साथ सब कुछ आपको रिलेवेंट करते हुए चलूँगी। वाल्टेयर क्या कहते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मतलब आप जो भी कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सहमत ना होते हुए भी मैं आपके कहने के अधिकार को मरते दम तक जो है इसकी सुरक्षा करूँगा, इसको मानूंगा। तो ये वाल्टेयर कहते हैं कि मैं आपके कहने के अधिकार का सम्मान करूँगा और भले ही मैं आपके बात से सहमत ना हूँ। तो ये वाल्टेयर कहते हैं। ये एनसीईआरटी से संबंधित है ये सारा कुछ आपका। चलिए, इसमें ऑप्शन ए सही हो रहा है। आप अगर यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है बहुत ही बेटर चीज़ें, रिसर्च बेस्ड चीज़ें मिलेंगी। और किसी ने मुझे एमपीटेट वर्ग 2 का आकर के आंसर नहीं किया कि मैम आपने जो कंटेंट दिया वो कितना जो है बेनिफिट रहा, उसका कितना लाभ हुआ, क्योंकि हमने बहुत थोड़े से क्वेश्चन दिए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए थे। तो लेकिन किसी ने भी आकर के फीडबैक नहीं दिया, जबकि मैंने कहा था एग्ज़ाम होने के बाद आप सभी लोग जो है किसी भी वीडियो में कमेंट डाल देंगे तो मैं कमेंट तो देख ही लेती हूँ। तो एटलीस्ट बताइए तो कि क्या वहाँ पर रिजल्ट रहा जो हमने इतने अच्छे क्वेश्चन निकाल के दिए। बहुत थोड़े से क्वेश्चन थे वो, लेकिन आपने किसी एक ने भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया इस बारे में। चलिए आगे देखते हैं। किसने, अगर कोई एमपीटेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम देकर आया है तो वो जो है थोड़ा इस बात पे रिस्पॉन्स करे जो मैंने कहा है कि हमारे क्वेश्चंस में कितना वहाँ बेनिफिट मिला उनको। आगे देखते हैं। किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? मैकियावली ने, बोधा ने, सेवाइन ने, हॉब्स ने। किसने दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है फ्रांसीसी विचारक जीन बोधा ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, अपनी पुस्तक का नाम ही द रिपब्लिक रखा। क्या था इनका नाम? इनकी पुस्तक का नाम क्या रखा? द रिपब्लिक रखा। और इसमें जो है इन्होंने जो एकलवादी सिद्धांत का वर्णन किया। ये जो द रिपब्लिक है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे कि रिपब्लिक शब्द का जो है कहाँ पर यूज किया इन्होंने, किस जगह पर इन्होंने ये बात अपने विचार रखे। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं कि किस पुस्तक का नाम, किस पुस्तक में इन्होंने अपने ये विचार दिए हैं, तो ये छोड़ देते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो रिपब्लिक शब्द का, इन ऑप्शन में से जो रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता किसने दी है? बोधा ने दी है। और चलिए हम मैकियावली को देख लेते हैं, ये भी आपके टॉपिक में है। तो मैकियावली क्या है? ये जो है इनको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो है इनको जनक कहा जाता है। राज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने ही सबसे पहले किया। और अगर हम बात करें तो इनका जो है मैकियावली का मानव स्वभाव पर इन्होंने काफ़ी जो है चिंतन किया था। चिंतन का इनका केंद्र बिंदु था जो है मानव स्वभाव, क्योंकि इटली के उस समय जो है परिस्थितियाँ ऐसी ही थी कि इन्होंने जो है मनुष्य के स्वभाव को बुरा देखा। तो मनुष्य को इन्होंने बताया है कि स्वार्थी, कायर, कृतज्ञ, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने मनुष्य के लिए ये स्वभाव, ये ऐसा मनुष्य का स्वभाव होता है, ऐसे इन्होंने बताया है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। और ये जो है कहते हैं कि मनुष्य जो है जन्म से ही स्वार्थी होता है और ये कृतज्ञ होता है। तो ये सारी बातें बताई इनकी। अगर हम पूरी जो मेन जो है बुक देखें तो डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये सारे इनकी प्रमुख पुस्तक हैं। लेकिन जो सबसे मेन बुक है वो प्रिंस है। इसी में जो है इन्होंने राज शब्द का प्रयोग किया है और राजा को कैसे जो है क्या रणनीति अपनानी चाहिए शासन को चलाने के लिए, वो सब बातें की हैं कि राजा कोई भी साधन अपना ले, अगर वो राज्य की सुरक्षा कर रहा, राज्य के हित में है, तो सारे साधन अपने आप पवित्र हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। और बोला है कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक तथा लोमड़ी की तरह जो है चालाक होना चाहिए, चालाक, और शेर की तरह जो है
जो है बहादुर होना चाहिए, बहादुर। इसी को जो है ये लोमड़ी जो है और व्याघ्र नीत भी बोला गया है। लोमड़ी, व्याघ्र नीत, इसी को बोला जाता है। बस इसमें मेन बात यही है कि लोमड़ी की तरह चालाक हो और शेर की तरह बहादुर हो, यानी कि राज्य की सुरक्षा के लिए अगर उसे चालाकी भी करनी पड़े तो कर सकता है। या जब सारे साधन विफल हो जाएं, तो ये कहता है कि जब सारे साधन विफल हो जाएं तो राजा को जो है धर्म का सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है लोगों को अपंग बना देता है। यानी कि धर्म के आगे लोग धर्म की बात मानते हैं और धर्म के आगे झुक जाते हैं, तो राजा को धर्म का सहारा ले लेना चाहिए। इतना ज़्यादा जो है ये राज्य के लिए बोलता है, क्योंकि उस समय जो है इटली की परिस्थितियाँ वैसी थी, तो उसके विचार जो है उसी हिसाब से पनपते हैं। हॉब्स को देखें तो हॉब्स जो है निरंकुश राजतंत्र के समर्थक है, और ये क्या है, इनके भी टाइम पे क्रांतियों का दौर चल रहा था, तो इन्होंने भी जो है काफ़ी मानव स्वभाव को इन्होंने भी बुरा ही बताया है। और ये कहते हैं कि मैं और मेरा भय एक साथ पैदा हुए थे। मैं और मेरा भय जो है एक साथ पैदा हुए, या मेरी माता ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था एक साथ, जो कि मैं और मेरा भय, ये ऐसे करके सेंटेंसेस इनके बारे में आते रहते हैं। तो जो है ये प्रिंस इनकी जो है मेन पुस्तक है। इसी में जो है अपने राज्य संबंधी विचार दिए हैं और राजा के लिए भी विचार रखे हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? प्लेटो मानते हैं, अरस्तु मानते हैं, या मैकियावली मानते हैं, या डिग्बी मानते हैं? कौन मानता है कि राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? तो ये जो है प्लेटो महोदय मानते हैं। प्लेटो का कहना है कि एक तरफ दार्शनिक राजा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि जो है इन्होंने 3 जो है गुणों की बात की है, कि जो मानव आत्मा है 3 प्रधान गुण रहते हैं उसमें। मानव में कौन कौन से 3 गुण रहते हैं? 3 गुण रहते हैं किसमें? मनुष्य में। वासना, शौर्य तथा ज्ञान। कौन कौन से हैं वो? वासना, शौर्य और ज्ञान, ये 3 गुण जो है मानव में होते हैं। और ये मानव के ये गुण होते हैं, इसी को समाज के 3 वर्गों से इन्होंने क्या किया है, मिलान किया है, और बोला है कि उत्पादक, सैनिक तथा संरक्षक, इन्हीं गुणों से जो है उत्पादक और सैनिक और संरक्षक जो है, ये तीनों जो हैं गुण आते हैं, और सैनिक तथा संरक्षक में विभाजित कर आपस में इन्होंने क्या है, तालमेल बिठाने की बात की है, कि जो गुण जो है व्यक्ति में होते हैं, उन्हीं गुणों से वो वैसे उसके कार्य होते हैं, और उसी तरह जो है इसके गुणों से और कार्यों से समाज में जो है तालमेल बिठाने की कोशिश की है। और प्लेटो ने क्या है, समाज को क्या है 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से वर्ग? शासक वर्ग, फिर कौन सा है? सैनिक वर्ग। अगला क्या है? उत्पादक वर्ग। इन तीनों में विभाजित किया है। और सैनिक और शासक वर्ग को क्या किया है, इन्होंने अभिभावक वर्ग में रखा है। अभिभावक वर्ग या संरक्षक, कुछ भी कह सकते हैं, अभिभावक या फिर संरक्षक वर्ग, इसको जो है इन्होंने बताया है कि ये अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग हैं। और ये जो है उत्पादक वर्ग इससे बाहर है, इसको इसमें नहीं रखा है। और जो है साम्यवाद की स्थापना इन्हीं दोनों में किया है इन्होंने। अरस्तु ने किसकी स्थापना की है? साम्यवाद इसकी स्थापना की है। किसमें? साम्यवाद की स्थापना भी किसमें की है? इन दोनों वर्गों के लिए की है। और किसमें की है? परिवार में की है और संपत्ति में की है, इन दोनों में की है। परिवार में की है कि मतलब इनका कोई अपना परिवार नहीं होगा, सभी स्त्री, जो इस शासक वर्ग और सैनिक वर्ग में स्त्रियों को भी रखा गया था, तो इस वर्ग के अंतर्गत जो स्त्रियां होंगी वो सभी मतलब पुरुषों से संबंध बना सकेंगी,
और सभी पुरुष सभी स्त्रियों से संबंध बना सकेंगे, लेकिन मतलब और उनसे जो संतान उत्पन्न होगी तो वो भी उनके पास नहीं रहेगी, वो राज्य उनका पालन पोषण करेगा और कोई संतान ये नहीं जानेगा कि कौन उसका माँ बाप है और कोई माँ बाप ये नहीं जानेगा कि कौन उसकी संतान है। संतान पैदा होते ही जो वहाँ की नर्स वगैरह होंगी वो उसको ले जा कर के राज्य के मतलब जो राज्य के द्वारा बच्चों के पालने के लिए वहाँ पर व्यवस्था होगी उसमें रख दिए जाएंगे। इसी तरह संपत्ति पे भी साम्यवाद किया था कि संपत्ति इन जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग हैं इनकी कोई अपनी संपत्ति नहीं होगी, इनका सारा खर्चा राज्य जो है राज्य कोष से उठाया जाएगा। तो जब इनकी कोई अपनी संपत्ति नहीं होगी तो इनमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और राज्य का शासन अच्छे से होगा। साम्यवाद का मतलब है कि अपना निजी कुछ ना होना, सब कुछ सार्वजनिक होना, यानी कि परिवार और बच्चे, पत्नी और पति भी सार्वजनिक कर दिए थे, सबके थे और संपत्ति भी जो है सार्वजनिक थी, इनका अपना कुछ नहीं था। और बाद में जब अरस्तु को लगा ये सब जो है ख्याली पुलाव है, नहीं पूरा हो पाएगा, तो लास्ट में अंतिम क्षणों में अपने जीवन के इन्होंने अपने विचार को बदला था और मिक्स राज्य का इन्होंने जो है क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। तो देखते हैं, ये सब हमने प्लेटो के बारे में सारी चीज़ें हमने देखी हैं प्लेटो के बारे में। अब हम देखेंगे थोड़ा सा अरस्तु के बारे में देख लेते हैं। और अगर एक बात और यहाँ फैक्ट देख लो, वो फैक्ट ये है कि जो दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं वो प्लेटो हैं। प्लेटो किसके हैं? दार्शनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? जनक प्लेटो महोदय हैं। लेकिन अगर हम देखें कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? राजनीति विज्ञान के जनक ये हो गया पहला, मिलते जुलते हैं, इनको देख लें। जनक कौन है? तो ये हैं अरस्तु महोदय हैं। कौन है? अरस्तु हैं। तीसरा है मिलता जुलता आधुनिक राजनीति विज्ञान, यानी कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हैं मैकियावेली। कौन है ये? मैकियावेली। ये सभी थोड़ा सा अंतर है इनमें और अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दार्शनिक राजनीति विज्ञान के जनक प्लेटो हैं, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावेली हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और अगर हम अरस्तु की बात चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। इनकी अकादमी का नाम लीसियम था। लीसियम इनकी अकादमी का नाम था। और इनकी जो है पॉलिटिक्स, इथिक्स, ये सब इनकी जो है क्या थी, ये सब इनकी जो है मेन पुस्तकें थी। और इनको जो है ये प्लेटो की अरस्तु में अपनी पढ़ाई लिखाई की थी और इनको उस अकादमी का जो है मस्तिष्क या ज्ञान का देवदूत कहा जाता था। और प्लेटो की अकादमी क्या थी? प्लेटो की जो इन्होंने अकादमी की स्थापना की थी उसका नाम था अकादमी ही था। अकादमी। और ये यूरोप का जो है प्रथम यूनिवर्सिटी मानी जाती है, प्रथम यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो ये सारी बातें हो गई। और पॉलिटिक्स में ही अरस्तु ने जो है विज्ञान का सिद्धांत जो है अपने राजनीति विज्ञान का सिद्धांत इसी पॉलिटिक्स जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने दिया था। और प्लेटो के जो है इन्होंने शासन का जो ये अरस्तु हैं, अरस्तु ने जो है अपना जो है ये राजनीति विज्ञान का सिद्धांत पॉलिटिक्स नामक जो है इनकी पुस्तक है उसमें दिया था। और इसी में जो है शासन के चक्राकार का नियम दिया था। इसी में इन्होंने जो है शासन का जो है गुण और संस्था के आधार पर वर्गीकरण किया था, जो कि अभी हमने पहले जो है बात कर ली है। और अरस्तु क्या करते हैं? ये तुलनात्मक जो है अध्ययन करते हैं संविधानों का और 108 देशों का 158 जो संविधान होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उनका 108 संविधानों का जो है ये तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। फिर जो है संविधान का ये जो है एक प्रकार से संविधान की रूपरेखा बताते हैं इतने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके। तो ये सारी बातें हो गई। मैकियावेली के बारे में अभी भी हमने डिस्कस किया। इनकी जो है प्रिंस पुस्तक है जिसमें इन्होंने राज्य के बारे में, राजा के बारे में अपने विचार दिए हैं, तो वो हमने अभी डिस्कस किया है। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है, आवधिक निर्वाचन और सुविज्ञ जनमत या स्वतंत्र प्रेस या दबाव समूह। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दबाव समूह, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि राजनीतिक उत्तरदायित्व। तो जो आवधिक निर्वाचन होता है इससे भी राजनीतिक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि उनको निर्वाचन में नेताओं को डर होता है कि अगर हम काम उत्तरदायित्व अपना नहीं पूरा करेंगे तो हम अगली बार निर्वाचित नहीं होंगे। सुविज्ञ जनमत, अगर जनमत जागरूक है तो जनमत के लालच में यानी कि जनमत पाने के लिए तो वो भी उत्तरदायित्व इनका हेल्ड करता है, इनकी जिम्मेदारी को बनाता है। स्वतंत्र प्रेस है तो उसके द्वारा भी क्या होता है कि इन नेताओं के बारे में जागरूकता, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है, इनके काम और काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं स्वतंत्र प्रेस के द्वारा बताया जाता है, इनकी जिम्मेदारियाँ गैर जिम्मेदारियाँ सब दिखाई जाती हैं। तो ये भी जो है राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। लेकिन दबाव समूह नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दबाव समूह सिर्फ नीतियाँ परिवर्तित करने में जो है मदद करता है कि ये अपना दबाव बना करके नीतियाँ परिवर्तित करवा सकता है, लेकिन उसके पीछे भी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं कि भाई निर्वाचन अगर हम लोगों की जो है नीतियों के नहीं मतलब हितों को नहीं ध्यान में रखेंगे और तो हम अगली बार निर्वाचन में उतरेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और या हमें जो है मत नहीं मिलेंगे, या प्रेस हमारी बुराई करेगी तो हमारा जो है छवि खराब होगी और हमें अगली बार जो है मत नहीं मिलेंगे। तो ये सब अगर दबाव समूह की भी बात मानते हैं तो इन्हीं की वजह से मानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने कहा यदि कोई सरकार नहीं है तो अराजकता होती है तथा राज्य समाप्त हो जाता है। लीकॉक ने, गार्नर ने, ब्लंटसली ने या मैकियावेली ने। तो ये चीज़ किसने कहा है कि जो है अगर सरकार नहीं होगी तो अराजकता हो जाएगी और राज्य समाप्त हो जाएगा। तो ये भी तो ब्लंटसली का मानना है कि राज्य जो है एक निश्चित प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से संगठित होता है। क्या राज्य जो है निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित होता है, और अगर सरकार नहीं होगी तो ये जो है अराजकता वहाँ पर हो जाएगी और राज्य का अंत हो जाएगा। यानी कि वो संगठित राजनीतिक दृष्टि से वो संगठित नहीं रह पाएंगे तो राज्य का अंत हो जाएगा, ऐसा ब्लंटसली का मानना है। और चलिए आगे देखते हैं, मैकियावेली के बारे में अभी भी हमने देखा है तो अब दोबारा 2 बार देख लिया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लॉक में सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम, लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि राज्य और सरकार में विभेद किया है। लॉक अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत ये 2 समझौतों की बात करते हैं। पहला समझौता जो है राज्य के आधार पर है और दूसरा सरकार का है। इस प्रकार जो है सरकार और राज्य में इन्होंने विभेद किया है। पहले से क्या बनता है, इनका राज्य के आधार पर होता है, यानी कि उससे जो है एक लोग जो है इकट्ठा होते हैं, राज्य का आधार होता है पहला समझौता, और दूसरा होता है दूसरे समझौते से सरकार बनाते हैं। और दूसरा समझौता जो है वो सीमित होता है, सहमत पर होता है, इसलिए वो सीमित होता है। सरकार जो दूसरे समझौते से सरकार बनती है वो सीमित होती है, जबकि पहला समझौता जिसके आधार पर राज्य बनता है वो असीमित होता है, यानी कि एक बार बन जाता है तो बना रहता है। लेकिन जो दूसरा समझौता है जिससे सरकार बनती है वो सीमित होती है। अगर सरकार अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करती है तो उसको मतलब हटा दिया जाएगा, तो वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानून से बंधा हुआ है, समस्त कानून से ऊपर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लॉक का मानना यही था कि जो कौन संप्रभु यानी कि सरकार, ये विद्यमान कानून से बंधा हुआ है, यानी कि जो कानून बना दिए गए उनसे ये बंधा हुआ है। और ये जो समझौते की शर्तें हैं उनको जो है ये मानेगा। सरकार जो है उन संप्रभु कह लो या सरकार कह लो, एक ही बात है, तो उनको जो है ये शर्तें माननी होंगी और अपने मनमाने ढंग से काम नहीं करेंगे।
कार्यकारिणी यानी कि सरकार की शक्ति, विधानमंडल जो कि विधानमंडल के अधीन होगी, कार्यकारिणी सेवक है और विधानमंडल स्वामी है, यानी कि जो कानून है वो स्वामी है और सरकार जो है उसकी सेवक है, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग चलने वाली एक संगठन, समूह, संस्था कह लो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए अभिजन के 2 स्थूल प्रकारों पर विचार कीजिए। कौन कौन से हैं? संगठित और निर्देशित करने वाले अभिजन जो मूर्त लक्ष्यों और कार्यक्रमों के संबंध में व्यवहार करते हैं, और दूसरा क्या है? अनौपचारिक संगठन, एक संगठित और निर्देशित करने वाले अभिजन है, और दूसरा अनौपचारिक संगठन और विस्तृत अभिजन जो नैतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के संबंध में व्यवहार करते हैं। निम्न में से किसने अभिजन को इन 2 स्थूल प्रकारों में वर्गीकृत किया है? यानी कि एक तो जो संगठित होते हैं, जो लक्ष्यों को लेकर के अपने कार्यक्रम जो हैं करते हैं, कार्यक्रमों के संबंध में व्यवहार करते हैं, और एक अनौपचारिक यानी कि यूं ही अभिजन होते हैं जो नैतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के संबंध में व्यवहार करते हैं। तो ये इस तरह के 2 स्थूल वर्गीकरण किसने किए? तो ये किए थे जो है विल्फ्रेडो पेरेटो जो हैं। ये ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। विल्फ्रेडो पेरेटो ने जो है ये जो है किया था वर्गीकरण, और जो है पेरेटो और तथा गिटानी मोस्का जो है इन दोनों ने इस सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया है और कहा है कि किसी भी समाज में संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय जो है गिने चुने लोग ही करते हैं, चाहे उस संगठन का बाहरी रूप कैसा भी हो। तो कौन थे? पेरेटो एंड मोस्का, ये जो है इन्होंने जो है इस सिद्धांत को दिया है। आगे देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे दिया है। अब अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? रॉल्स समान स्वतंत्रताओं के सिद्धांत में विश्वास करता है। वह सामाजिक आर्थिक विषमताओं के क्रम में विन्यास में आस्था रखता है। रॉल्स उपयोगितावादी सिद्धांत का परित्याग नहीं करता। रॉल्स के लिए न्याय वितरणात्मक न्याय नहीं है। तो रॉल्स के लिए न्याय वितरणात्मक न्याय नहीं है। तो कौन सा इसमें जो है सही है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। रॉल्स जो है उपयोगितावादी सिद्धांत का परित्याग जो है नहीं करता है। रॉल्स उपयोगितावादी सिद्धांत का परित्याग नहीं करता है, क्योंकि जो उपयोगितावादी सिद्धांत है ये बेंथम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और बेंथम जो है सिर्फ अच्छे और बुरे पर बल देते हैं, और रॉल्स ने क्या किया? अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन उपयोगितावाद के विरुद्ध में किया है। रॉल्स ने अपने न्याय को शुद्ध प्रकृत्यात्मक जो है न्याय की संज्ञा दी है, और इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस कौन सी है इनकी जो है, अगर हम रॉल्स की बात करें कि रॉल्स की बुक कौन सी है, तो इनकी बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है, और इसमें जो है अपना न्याय जो इन्होंने दिया है वो शुद्ध प्रक्रियात्मक है। इनका न्याय क्या है? शुद्ध प्रक्रियात्मक है। इनका न्याय शुद्ध प्रक्रियात्मक है। उसको जो न्याय को क्या है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है, और इसी सिद्धांत का इन्होंने जो है किया है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सारे कथन जो है न्याय के रॉल्स के न्याय के अकॉर्डिंग सही है, बट ये सी वाला सही नहीं है कि उन्होंने उपयोगितावाद का परित्याग नहीं किया, बल्कि उन्होंने उपयोगितावाद का परित्याग कर दिया था अपने न्याय के सिद्धांत में। आगे देखते हैं 17। रूस के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त रूसो होगा यहाँ पर, रूसो। मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य नैतिक स्वतंत्रता खो देता है। तो क्या इसमें जो है सत्य है वो आपको बताना है। तो सामाजिक समझौते के कारण ये रूस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है क्या हो जाए? मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस समझौते के कारण व्यक्ति कुछ खोता नहीं है, क्योंकि जो अधिकार वो अपने ऊपर दूसरों को देता है वही अधिकार वह समाज के प्रत्येक सदस्य के ऊपर स्वयं प्राप्त करता है। तो इसमें कुछ खोता नहीं है वो,
बल्कि जो अधिकार वो अपने ऊपर दूसरों को देता है, वही अधिकार वो समाज के अन्य लोगों पर खुद भी प्राप्त कर लेता है। तो इसमें कुछ खोता तो है नहीं वो। और इस जो है राज्य में नागरिक न केवल स्वतंत्रता बल्कि समानता भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार रूसो के अनुसार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामूहिक स्वतंत्रता में बदल देता है। तो क्या करते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सामूहिक स्वतंत्रता में बदल जाती है। कोई वहाँ कुछ खोता नहीं, जो अगर वो जो उसने दिया तो वो दूसरों से पा भी गया। अपने ऊपर किसी को अधिकार दिया तो उसने भी सारे समाज पर अधिकार पा लिया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अगला देखते हैं, किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? होमर ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या एक्विनास ने? तो निर्धनता जो है अपराध और क्रांति की जननी है, ऐसा जो है किसने कहा? तो ये चीज़ जो है कही गई है अरस्तु के द्वारा, ये चीज़ कही गई है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा। अरस्तु कहते हैं कि निर्धनता क्या होती, जो निर्धनता को अपराध तथा क्रांति का मूल कारण बताया है किसने? अरस्तु ने। और क्रांति के सामान्य कारण को असमानता के रूप में देखा। अगर समाज में असमानता है तो वो क्रांति का जो है क्रांति की जड़ बनेगी, यानी कि क्रांति का कारण बनेगी। असमानता निर्धनता के कारण होती है। तो निर्धनता अगर है समाज में तो उससे असमानता होगी, असमानता है तो उससे क्रांति होगी, ऐसा इन्होंने बोला है। तो आगे देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अब हम थोड़ा सा जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे। ये हो गई है 1 घंटे की वीडियो, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारे क्लियर हो रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हेयक है, हेयक के सामने क्या है? लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी। डब्ल्यू फ्रीडमैन है, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। हिचनर तथा हर्बोल्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। और आर्थर रोजनबर्ग है, द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा आपका सही हो रहा है देख लेते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4 है, या 2 4 1 3 है, या 4 3 2 1 है, या 3 1 4 2 है। कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है जो F.A. हेयक है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, इनका जो हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी F.A. हेयक की हो जाएगी। और आगे देखते हैं जो डब्ल्यू फ्रीडमैन है, और लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी हो जाएगा जो डब्ल्यू फ्रीडमैन है, ये हो जाएगा। हिचनर तथा हर्बोल्ट जो है द पैटर्न ऑफ क्या हो जाएंगे? गवर्नमेंट हो जाएंगे। द पैटर्न ऑफ हिचनर एंड हर्बोल्ट द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट हो जाएंगे। और जो आर्थर रोजनबर्ग हैं तो ये हो जाएंगे डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ये डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म हो जाएगा। कहाँ मिल रहा है? क्या है? 3 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रदान किया? ग्रोशियस ने। ग्रोशियस यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रोशियस ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, या एडम स्मिथ ने, या लास्की ने? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लास्की जो है ये उदारवादी व्यवस्था को प्रजातांत्रिक समाजवाद में स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि राज्य को अधिकतम जो है सामाजिक भलाई करने वाली संस्था ये मानते हैं। जो है लास्की महोदय हैं, ये राज्य को क्या कहते हैं कि अधिकतम सामाजिक भलाई करने वाली संस्था है। और राज्य के सकारात्मक स्वरूप को स्वीकारते हुए लास्की ने व्यक्तिवाद की नैतिक औचित्यता को स्थापित किया है। तो ये जो है इनके विचार हैं और इसीलिए इनको ये क्या कहते हैं कि समाज को क्या मानते हैं कि प्रजातांत्रिक समाज के रूप में स्वीकार किया है और सकारात्मक भलाई करने वाली संस्था माना है। तो इसीलिए इनको लोक कल्याणकारी, क्योंकि जो इन्होंने अपने राज्य के बारे में विचार दिए हैं तो अधिकतम लोगों को कल्याण होना चाहिए, गरीबों का उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए, बेसिक नीड सबको जो है प्रोवाइड करनी पूरी होनी चाहिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य का इनको जो है जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो ये वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक हैं। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक हैं कौन? और ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब
और ये क्या देते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत देते हैं। योग्यतम की उत्तम जीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। कहते हैं कि जो है सभी व्यक्ति को मतलब पूरी छूट दे दो, खुला छोड़ दो, जिसमें क्षमता होगी वो जिएगा, जिसमें क्षमता नहीं होगी तो वो मर खप जाएगा। जबकि एडम स्मिथ राज्य की अहस्तक्षेप नीति का समर्थन करते हैं, यानी कि आर्थिक व्यवस्था में राज्य को बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पूरी छूट मिलनी चाहिए। और जब सभी व्यक्ति अपनी आय में बढ़ोतरी कर लेंगे तो नेशन की आय में वृद्धि हो जाएगी। और इन्होंने ये विचार जो है वेल्थ ऑफ नेशन में दिए हैं, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें दिए हैं। और इसी में जो है ये लेसेस फेयर का जो है सिद्धांत इन्होंने इसी में दिया है। राज्य की अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया है कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, इनके बारे में हमने देख ली। आगे देखते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो रहा है। आगे देखते हैं। हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है संप्रभु है, समाज राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम है, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग है, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हॉब्स में जो है जो कॉमनवेल्थ का ये होता है शब्द होता है, ये समाज राज्य एवं सरकार दोनों के लिए जो है प्रयोग होता है। और ये लेवियाथन में जो है इन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में, इनकी पुस्तक कौन सी है, हॉब्स की लेवियाथन, जो यहाँ पर दे रखा है ये इनकी ही पुस्तक है। और इसी में जो है इन्होंने कहते हैं कि जो ये कॉमनवेल्थ शब्द का है सामूहिक रूप से इन्होंने प्रयोग किया है, राज्य के लिए भी और सरकार के लिए भी। और इनका समझौता क्या होता है कि एक पक्षीय इनका समझौता होता है, उसी समझौते के अंतर्गत ये जो है ये बनता है, सरकार भी बनती है और ये जो है राज्य भी बनता है। और इनका जो संप्रभु होता है वो सभी कानूनों से ऊपर होता है, वो किसी शर्तों से बंधा हुआ नहीं होता है। तो ये सारी बातें जो है हॉब्स के बारे में थी। आगे देखते हैं। राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है, यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया, ग्रीन के द्वारा, हेगल के द्वारा, प्लेटो के द्वारा या रूसो के द्वारा, किसके द्वारा ये दृष्टिकोण बताया गया है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है तो ये इनकी रिपब्लिक पुस्तक जो है पूर्ण तार्किक और सुसंगत है। इसमें इन्होंने जो है दार्शनिक राजा की बात कही है और जो है इन्होंने बोला है कि आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस एवं क्षुधा। लेकिन जो है सद्गुण को ही इन्होंने ज्ञान माना है, सद्गुण को ही इन्होंने सबसे बड़ा गुण माना है और ज्ञान माना है। और जिसके ये कहते हैं कि दर्शन ही वो ज्ञान है जिसके माध्यम से सत्य को तर्क के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी शक्ति को तर्क के साथ जोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा, दर्शन के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। तो ये मानते हैं। तो इसीलिए राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है, यह दृष्टिकोण जो है प्लेटो के द्वारा जो प्लेटो के विचारों में परिलक्षित होता है। रूसो की बात करें तो रूसो की क्या है, इन्होंने सामान्य इच्छा जिसको जनरल विल भी बोलते हैं का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और इन्होंने इनकी बुक की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी जो है फेमस पुस्तक है। अगर हम प्लेटो की बात करें तो रिपब्लिक, लॉज, स्टेटमेंट, ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं। और अगर हम हेगल की बात करें तो हेगल क्या कहते हैं, जो राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये इनका कथन है। या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, या ईश्वर की शोभा यात्रा है, ऐसे ही मतलब कुछ भी आ सकता है। ग्रीन को अगर हम देखें तो ये सकारात्मक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। किसके, सकारात्मक उदारवाद के ये जनक माने जाते हैं। और क्या है इनके बारे में फैक्ट, जर्मन आदर्शवाद से बचने के लिए इन्होंने ब्रिटिश
आदर्शवाद, आदर्शवाद जो है इन्होंने ब्रिटिश आदर्शवाद की स्थापना की। और ब्रिटिश आदर्शवाद को किस नाम से और जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड दर्शन, ऑक्सफोर्ड दर्शन, ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और टी.एच. ग्रीन क्या है? समुदायवाद के अग्रदूत माने जाते हैं। किसके? समुदायवाद, समुदायवाद के अग्रदूत, अग्रदूत। टी.एच. ग्रीन आपके विचारक में नहीं है जो MP वर्ग 1 मेंस का एग्ज़ाम है, बट ये जब उदारवाद की बात आएगी, इन सब चीज़ों की बात आएगी तो इनका नाम आएगा। तो जो है इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ये पढ़ते रहिए। और वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, चाहे तो एक बार सुन लेंगे तो थोड़ा इनके बारे में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। वहाँ भी हमने टू द पॉइंट ही दिया है, तो देख लीजिए। नोट्स भी दिए हैं, नोट्स देख सकते हैं, तो ये कर लीजिए आगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन का नंबर तो कम ही है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हमने एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अधिक ले लिया है, लेकिन वो आपके बेनिफिट में है। तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों में शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने में मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं कल और कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।